एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डेटी जॉब्स ब्लॉग्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था जीएस में आपके मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य एंड प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। मध्यकालीन भारत जो है वो मोस्टली मुग़लों का शासन है, मुग़ल जो थे उनका है, और मराठाओं का है। ठीक है, राजपूत इस टाइम इतने फेमस नहीं थे कि बहुत डिस्कस किया जाए। पृथ्वीराज चौहान वगैरह थे, बट उनका भी नाम मतलब हम पढ़ेंगे जब मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी को हम डिस्कस करेंगे। बट जो मेनली मध्यकालीन भारत होता है ना, वो जो मुग़ल होते हैं जो कि बाबर से स्टार्ट हुए औरंगजेब तक, उनके डिस्कस करते हैं। और कुछ प्रमुख मराठा और पेशवा भी थे, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका है भारत पर अरब आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में पहला आक्रमण किया था। ये पहला मुग़ल था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, पहला अरब आक्रमण हुआ था क्योंकि ये अरब से था। और पहले मुग़ल जो थे वो अरब में ज़्यादा होते थे, जो अभी यूएई होता है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो वो पहले मोस्टली जो मुस्लिम शासक थे वो अरब में होते थे। तो वहाँ का एक शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने यहाँ आक्रमण किया। यह आक्रमण दाहिर यानी कि सिंध के राजा के शासनकाल में हुआ था। उस समय हमारे यहाँ के जो राजा थे वो दाहिर थे, जो कि सिंध के राजा थे। जैसा आपको पता है कि पहले जो था सिंध वो इंडिया में आता था, अब तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। पहले ये इंडिया में आता था जब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। तो इसमें देखिए, भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक में लिखी है। यानी चचनामा, जैसे बाबर नामा भी एक बुक है जिसमें बाबर के बारे में बताया गया, वैसे चचनामा एक बुक है जिसमें ये बताया गया है कि अरब का पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत में किया था। मेन उद्देश्य जो था वो धन को लूटना था, क्योंकि उस समय भारत को पता है सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना ज़्यादा सोना था, इतना ज़्यादा गोल्ड था भारत में। हमारा जो देश भारत है ना, पहले बहुत रिच था मसालों के लिए, सोने के लिए, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए बहुत फेमस था। लेते लेते पहले मुग़ल ले गए, फिर अंग्रेज़ ले गए, बहुत ही कम चीज़ें बची यहाँ पर हमारे यहाँ। वरना जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, इतना ज़्यादा यहाँ सोना गोल्ड पाया जाता था। तो उन चीज़ों को लूटने के पर्पज़ से पहले जो आक्रमण हुआ करते थे वो धन लूटने के लिए होते थे। फिर देखिए क्या है, ये तो थे अरब का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण की अगर बात करें तो तुर्कों का पहला आक्रमण यहाँ हुआ था महमूद गजनवी ने। अलत्तगीन जो कि गजनवी वंश का संस्थापक था, उसका दामाद था सुबुक्तगीन प्रथम, जिसे हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो पहला जो था वो तो सुबुक्तगीन था। ठीक है, सुबुक्तगीन प्रथम जिसने यहाँ पे शासन आक्रमण किया, और उस समय यहाँ के राजा जयपाल थे, उसने उनको पराजित किया। फिर सुबुक्तगीन का जो पुत्र था महमूद गजनवी, जो कि बहुत फेमस नाम है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 यानी 27 सालों के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और जितना लूट सकता था उतनी चीज़ों को यहाँ से लूट के अपने यहाँ तुर्क वापस ले गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर, गुजरात का बहुत फेमस मंदिर है सोमनाथ मंदिर, बहुत ही गोल्ड से बना हुआ वो मंदिर था। उस पे 1025 पे उसने आक्रमण किया। उस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम था, उसने काफ़ी अच्छे से फाइट किया। तो फिर भी काफ़ी चीज़ें वो लूट के ले गया, बट अभी भी वो मंदिर अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में है। अभी भी वो मंदिर अच्छी तरीके से मतलब वापस से इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, भीम प्रथम उस समय गुजरात का शासक था। फिर है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। फिर सेकंड है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किया और भारत पर तुर्क राज की स्थापना की। जो महमूद गजनवी था उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो मतलब लूटना था, यहाँ पर शासन करना उसका उद्देश्य नहीं था, इसलिए वो रुका नहीं। उसने यहाँ 17 बार हमला किया, हर बार वो कुछ ना कुछ लूट के ले जाता था।
लूट के ले गया और चला गया। उसका यहाँ पे शासन करने का कोई इरादा नहीं था, जैसे कि अंग्रेज़ों का था। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, तो मोहम्मद गौरी ने काफ़ी हद तक यहाँ की बची हुई चीज़ों को लूटा। उसके बाद शासन उसने भी नहीं किया, लेकिन वो जितनी नरसंहार कर सकता था उसने किया। और जो सबसे बड़ा लॉस उस टाइम हुआ था वो था पृथ्वीराज चौहान का, जो कि हमारे राजपूत के बहुत ही बहादुर राजा थे। उसने मारा, और जबकि उसे शासन नहीं करना था, ऐसा था तो लूट के ले जाना चाहिए था, लेकिन उसे यहाँ शासन नहीं करना था, फिर भी उसने इतना नरसंहार किया। ये बहुत ही गलत चीज़ थी। और लास्ट में फाइनली उसके साथ भी ऐसा ही हो कि वो भी जब लौट रहा था तो रास्ते में उसके भी किसी मंत्री या सूबेदार किसी ने उसे मार दिया था, तो मतलब फाइनली वो भी कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाया। तो मोहम्मद गौरी जो थे वो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में, बहुत फेमस युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। और वो पराजित इसलिए हुए, वो तब भी नहीं होते, लेकिन जो उनकी वाइफ थी संयोगिता, उसके जो पापा थे जयचंद, वो मिल गए थे मोहम्मद गौरी से, क्योंकि संयोगिता को मतलब लव मैरिज उस टाइम किया था पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से, और जयचंद को नहीं पसंद था ये। इस वजह से उसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और इस वजह से धोखे से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। और बच्चे जयचंद भी नहीं। 2 साल बाद 1194 में चंदावर का जो युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया था। तो वही होता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद बात आती है, तो ये भी मोहम्मद गौरी ने भी यहाँ आक्रमण किया, लूटपाट की, मारपीट किया, जो भी था सब कुछ छीन के वापस चला गया। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जबकि ये जो वास्तविक मुग़ल वंश है वो स्टार्ट होता है। तो गुलाम वंश देखिए, जब यहाँ से मोहम्मद गौरी लौट रहा था तो उसका जो नौकर था, कह सकते हैं गुलाम था जिसको, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में जब वो जा रहा था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की जो भी शासन था सब दे दिया, सौंप दिया कि भाई अब तुम देखो, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई, और गुलाम वंश की, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक ने मलिक व सिपह सलार की उपाधि धारण की। ये भी पूछा जाता है कि इस उपाधि को किसने धारण किया, तो मलिक व सिपह सलार की उपाधि ऐबक ने धारण की। उसे लाख बख्श भी क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। अगर अक्सर पूछता कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था। 3 मंजिल तक बनवाया था, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उतने में वो ख़त्म हो गए। फिर जो नेक्स्ट शासक थे जिनके बारे में अभी बताऊंगी, जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जो तीसरी मंजिल थी वो पूरी ख़राब हो चुकी थी, तो उन्होंने वापस से तीसरी मंजिल को रिनोवेट करवाया और उसके ऊपर चौथी मंजिल बनाई। तो स्टार्ट जो किया था कुतुब मीनार को वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन ख़त्म जो किया कुतुब मीनार को, जो अब हम देखते हैं वो जो चौथी मंजिल तक है, वो कुतुब मीनार ने नहीं किया था, वो दूसरे शासक थे जिन्हें अभी हम आगे पढ़ेंगे। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई, यानी सिर्फ 4 वर्षों तक उन्होंने यह शासन किया, 1206 से 1210 तक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। उसने 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की। उसने अपनी राजधानी लाहौर की जगह दिल्ली को बनाया और तुर्क-ए-चहलगानी नामक संगठन की स्थापना की। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। तो देखिए स्टार्टिंग हुई कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक से, ख़त्म किसने किया, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासन में आया, बहुत ही फेमस, ज़्यादा अच्छा राजा था, काफ़ी चीज़ों का इन्होंने निर्माण करवाया। इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया और कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया, चौथी मंजिल को कंप्लीट कराया। तो लास्ट में जो कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया वो इल्तुतमिश थे, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। फिर देखिए रजिया सुल्तान 1240 में प्रथम मुस्लिम महिला थी।
रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा एवं कुला यानी टोपी पहनना शुरू किया। तो इस वजह से काफ़ी फेमस हो गई थी, क्योंकि पहली महिला मुस्लिम शासिका थी और इस वजह से इन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा और इनकी हत्या भी कर दी गई, क्योंकि उस समय भी जो मुग़ल थे उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि हम एक औरत के अंडर में शासन करेंगे, हमारी राजा एक औरत होगी। तो मतलब ये नहीं लोगों से देखा जा रहा था, भले कितने भी नकारे वो लोगों, लेकिन उन्हें लगता था कि नहीं ये कितनी भी लायक हो, लेकिन हम इनके अंडर में काम नहीं करेंगे। तो उन चीज़ों को उन्हें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी इतिहास में एक उनका नाम है कि पहली महिला मुस्लिम शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। नसरुद्दीन महमूद जो एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से फेमस हुआ। वो तुर्क एक चहलगामी का सदस्य था। बलबन ने जिल्ले इलाही नियावत खुदाई की उपाधि धारण की। राज दरबार में सजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया और उसने पारसी त्यौहार नवरोज को मनाना स्टार्ट किया। नवरोज एक पारसी त्यौहार होता है, यहाँ भी मनाया जाता है, यहाँ इंडिया में भी उसकी छुट्टी होती है। तो उसकी जो अक्सर पूछता है कि नवरोज़ त्यौहार को किसने स्टार्ट किया, तो बलबन ने स्टार्ट किया था। और लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, वो भी बलबन ने अपनाई थी। बलबन दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो शमसुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश क्या होता है, 1290 से 1320 30 वर्षों तक इस वंश ने स्थापना की। जो स्थापना की थी वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की और किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर 1296 में यानी 6 साल बाद सुल्तान बना। ये आपको नाम सुना हुआ लग रहा होगा, पद्मावत जो मूवी थी वो इन लोगों पे ही बेस्ड है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो सीन है वो आपके जलालुद्दीन खिलजी थे। 1290 में इन्होंने ये शासक बने थे। इनका जो सगा भतीजा था जो कि जिसका किरदार वो आपके रणवीर सिंह ने निभाया है, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी था और उसने अपने चाचा की लड़की से, मतलब ये उनके बड़े भाई का लड़का था, सगे चाचा की लड़के से शादी किया था जो कि जलालुद्दीन की लड़की थी और 6 साल बाद उनकी हत्या करके खुद 96 में ये सुल्तान बन गया। इसने 1303 में चित्तौड़ में के शासक राणा रतन सिंह को पराजित किया और रानी पद्मावती के जौहर की कथा यहीं से जुड़ी हुई है। मतलब 7 साल बाद 1303 में इसने राणा रतन सिंह को पराजित किया और रानी पद्मावती ने उस टाइम जौहर कर लिया था, जो कि पहला जौहर था राजपूतों का। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में स्थायी सेना का गठन, नगर वेतन, डाक और हुलिया प्रणाली लागू किया। इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। साथ ही लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/भाग कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ। इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने दक्षिण के अभियान पर भेजा था। मलिक काफूर जो कि उसका गुलाम था। मुबारक खिलजी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी हुआ। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र भी पहनकर आया करता था। और आपको पता है ये जो मलिक काफूर था, जो कि इस मूवी में दिखाया गया है कि काफ़ी मतलब वो अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी मतलब चहीता था। ऐसा कई बुक में पढ़ा गया है कि इसने ही अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी और उसका बेटा जब मुबारक खिलजी बैठा उसकी भी हत्या इसने ही करवा दी थी और फिर ये खुद शासक बन गया था मलिक काफूर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुगलक वंश स्टार्ट करूँगी, लोदी वंश है और उसके बाद फाइनली हमारा मुगल काल स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश को स्टार्ट करेंगे। वीडियो ये एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।